Rahim. Solution of half book paper 2 first year. My name is Shakil Awan. I am from Hadaf group of Hadaf College, Peshawar. अच्छा, इस पेपर के सोल्यूशन में जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए एमसीक्यूज पे मुश्तमिल है, 20 एमसीक्यूज। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जबकि 13 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। एमसीक्यूज का सेक्शन है। तो फर्स्ट एमसीक्यू, अच्छा, इससे शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसे स्टॉप करके आप अपने पास कॉपी और पेन रख लें। साथ कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, ताकि आप साथ साथ कैलकुलेशन भी कर सकें, क्योंकि हमने आपको इसमें हिंट्स देनी है और उसकी मदद से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो पहला एमसीक्यू है, द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x रेज़ टू पावर 7 इज। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो 3 माइनस, इसमें अगर देखें तो ये a है और ये b है, तो a माइनस b होल रेज़ टू पावर 7, तो बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल की एक्सपेंशन के लिए एक तरीका होता है एक्सपेंड करने का, और एक होता है जनरल टर्म फाइंड करने का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होते हैं, आपके जितने भी 7.2 में क्वेश्चंस हैं जो जनरल टर्म वाले हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ए हमारे पास 3 है, बी इज इक्वल टू माइनस 2x और पावर n इज इक्वल टू 7। अब सवाल ये पैदा होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि x रेज़ टू पावर 4 कौन सी टर्म में आ रहा है। तो देखें, अगर आप इसमें ये देखें कि x रेज़ टू पावर 4 है, तो हमारे पास जब आप उसे एक्सपेंड करते हो तो x की क्या पावर लगाऊं कि ये 4 आ जाए, तो ज़ाहिर है x की पावर 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूले में अगर देखें, जनरल टर्म का फार्मूला है tr प्लस 1 n कम्बिनेशन r a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r। अब यहाँ पे अगर देखें तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 2x है, b माइनस 2x है, x की पावर मुझे 4 चाहिए, तो b की पावर r है, तो r की वैल्यू अगर मैं 4 लगाऊंगा तो तब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से हम r 4 लेते हैं। n, a और b की वैल्यू तो आपके सामने है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें और आपके पास रेडीली आपके पास आंसर आ जाएगा दिस। कैलकुलेटर आपको इस पेपर में तो अलाउड होते हैं, इंटर टेस्ट में अलाउड नहीं होगा, वहाँ पे आपने मैनुअली उसको करना है। अच्छा, इस पेज पे आप इसको देख सकते हो। सेकंड एमसीक्यू है, इफ x बी सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी निगलेक्टेड, देन 1 प्लस 3x रेज़ टू पावर माइनस 2 इज। अब ये देखें, ये एमसीक्यू यहाँ से ये ग्रीन कलर में मैंने एमसीक्यू लिखा हुआ है और ये उसकी 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको पता है कि जब भी इधर पावर माइनस 1 हो, उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी निगलेक्टेड, शुड बी निगलेक्टेड। तो आप इस फार्मूले को अगर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n वाले फार्मूले को अगर आप लिखें तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो उसने कहा एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट करें, यानी हमें सिर्फ 2 टर्म्स चाहिए। 2 टर्म्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको आप देखें, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को और उससे हाईएस्ट पावर टर्म को निगलेक्ट कर दिया। अब इसमें n क्या चीज़ है, n इज इक्वल टू माइनस 2, ये कर्सर जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ माइनस 2, और x से मुराद क्या है, x से मुराद है 3x। तो इसके राइट साइड में वैल्यूज पुट कर दें, 1 प्लस एन एक्स, n से मुराद है माइनस 2, माइनस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x, तो आंसर इज 1 माइनस 6x। तो 1 माइनस 6x हमारे पास रिक्वायर्ड
ऑप्शन है, यहाँ पे ये गलती से इन एक्स साइड मिट गया है वो कंपोज करते हुए मुझसे शायद, तो ये डी ऑप्शन है 1 - 6x है। यहाँ पे आपने x लिख लेना है, आपके पेपर में होगा लेकिन इस वर्जन में मुझसे कहीं मिस हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस इज। तो मिडिल टर्म हमें पता है कि बाइनोमियल में जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होती है, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी? पावर 6 है तो 7 टर्म्स होंगी। 7 टर्म्स में से पहली 3 लेफ्ट साइड पे, और अगर आप 1 से लेकर 7 तक गिनते लिखें, 3 नंबर शुरू में और 3 आखिर में हटा दें, तो दरमियान में कौन सा नंबर आता है? दरमियान में 4 आता है, तो 4 टर्म इज मिडिल टर्म। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और फार्मूले के ज़रिए भी फॉर n इज इक्वल टू E1 a प्लस बी पावर n। E1 के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n + 2/2, तो n की वैल्यू अगर इसमें मैं 6 पुट करूं तो 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 2/2 मीन्स 8/2, 8/2 मीन्स 4, तो आंसर कौन सा है? 4 टर्म है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये है, if n is odd, the expansion this has how many middle terms? अगर n odd हो, मिसाल के तौर पे n की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लेता हूँ, तो मैंने कहा था कि जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा टर्म होती है, तो 5 है तो उसमें 6 टर्म्स होंगी। अब 6 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स अगर 1 से लेकर 6 तक लिखें तो इसमें दरमियान में जो नंबर आते हैं वो 1 2 इधर से निकाल लें और 5 6 उधर से, तो 3 और 4 आते हैं। 3 और 4 मीन्स इसकी 2 मिडिल टर्म्स हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला आपने याद रखना है, फॉर n इज इक्वल टू r n + 1/2 एंड n + 3/2 टर्म आर द 2 मिडिल टर्म्स। तो कितनी मिडिल टर्म्स होंगी? 2 मिडिल टर्म्स होंगी। तो आप इवन के केस में अगर पावर n इवन हो तो एक मिडिल टर्म होती है, उसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, और अगर ऑड हो तो उसकी 2 मिडिल टर्म्स होती हैं। 7.2 के ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से इनका शुमार होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन। अब 1 प्लस ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? अब देखें, इस क्वेश्चन के साथ आप 2 और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो एक चीज़ पे ना अटका करें कि बस ये ऑड नंबर लिखे हुए तो इनका फार्मूला आपने, तो इसका तो वैसे आसान तरीका है हमारे पास, इसे हम कहते हैं आंसर टू क्वेश्चन अप्रोच। आंसर टू क्वेश्चन अप्रोच क्या है कि आप आंसर में ये वाली वैल्यूज n इज इक्वल टू 1 का मतलब है n की वैल्यू इसमें से लेफ्ट साइड से सिर्फ एक टर्म ली है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है इसमें से 2 टर्म्स। तो अगर n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो 2 टर्म्स का सम इधर कितना आता है? 1 + 3, 1 + 3 4 आता है। अब यही वैल्यू इनमें पुट कर दें, अगर इसमें पुट करता हूँ तो n पावर 4 2 पावर 4 16 आता है, 2 पावर 3 8 आता है, इसमें 2 आता है, जबकि हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1 + 3 4। अगर 2 इसमें पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो n² इज रिक्वायर्ड ऑप्शन। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑड फर्स्ट n ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू n² होता है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये इसका n² आंसर है और रेफरेंस पेज 219 है। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 5/8x इज वैलिड। तो आपको 7.3 का पहला क्वेश्चन, 7.3 के पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये फार्मूला 4 टर्म्स तक उसमें एक्सपेंड करना था एंड सो ऑन। इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ये फार्मूला उस वक्त वैलिड होता है जब x की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1। तो इसमें देखें x क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस केस में 1 - 5/x, तो 5/x में हमारे पास
8x हमारे पास कौन सी टर्म है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x मस्ट बी लेस देन 1 आना चाहिए। तो 5/8x इज लेस देन 1, माइनस तो मॉडुलस की वजह से खत्म हो जाएगा। 5/8x इज लेस देन 1 अगर इसमें लेते हैं तो 5/8 को उधर ले जाएंगे तो 8/5 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 8/5। नेक्स्ट है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आ गई हैं इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू है, फार्मूला अगर आपको आता है तो। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो इधर अगर मैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वजह 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर लगा दूं तो ये माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर के साथ ये वाला कोटेंजेंट स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या रह जाएगा 1। तो आंसर इज 1। अब यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ ऊपर तो मैंने पेज नंबर बुक के लिखे हुए थे कि इस बुक से हमने लिया है इस एमसीक्यू को, या इस बुक का आइडिया उसमें इस्तेमाल हुआ है इस पेज का। लेकिन यहाँ पे मैंने एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री लिखी है। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के जब भी एमसीक्यूज आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बुक से आएँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, ये मैट्रिक में आप लोग कर चुके हो। अब इसका प्रूफ आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा। अपनी इस बुक में आप पेज नंबर तलाश करते रहो, आपको नहीं। लेकिन ये कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ थ्योरम्स के रिजल्ट, कुछ फार्मूलास के रिजल्ट्स जो आपको याद होने चाहिए। तो उसके लिए मैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, कुछ एमसीक्यूज मैंने इसमें एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री के शामिल किए हैं ताकि आप उसको रिवाइज कर सको, मैट्रिक की जो आपके नॉलेज है उसको रिवाइज कर सको। तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड। अच्छा देखिए, हमारे हाथ की कितनी उंगलियां हैं? 10। तो हम जो आम गिनती में इस्तेमाल सिस्टम करते हैं उसे हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में बेस क्या होती है? 10 होती है। जबकि आप अगर टाइम का हिसाब करो तो टाइम में हमारे पास जो बेस होती है वो 10 नहीं होती, दैट इज 60। 60 क्यों है? क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक डिग्री को 60 पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो वो 60 मिनट्स कहलाते हैं। उसके मज़ीद छोटे 60 पार्ट्स करते हैं तो उसको हम सेकंड्स कहते हैं। तो ऐसे सिस्टम जिसमें बेस 60 हो तो उसको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये वाला जो सिस्टम होता है जिसमें डिग्री मिनट सेकंड्स में इन चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो यूनिट होता है उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अगला एमसीक्यू है। इस एक एमसीक्यू से आप कम से कम 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज बना सकते हो। इस एमसीक्यू से मुराद ये है कि एलाइड एंगल्स वाले जो पेज नंबर आपको मैं लिखवाऊंगा, सीकेंड अल्फा माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो सीकेंड अल्फा माइनस 90 डिग्री को आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखें, सीकेंड अल्फा माइनस 90 डिग्री कैन बी रिटन एज 1 और कॉस अल्फा माइनस 90। लेकिन कॉस अल्फा माइनस 90 में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं या इसे कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से भी खोल सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो अगर इसका माइनस, इसको शुरू में इनकी जगह चेंज कर लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस कॉमन लेने से, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस अल्फा ये एलाइड एंगल्स हैं, और इस पेज पे इसकी बहुत सारी वर्जन्स दी हुई हैं, वो आपने देख लेनी है। तो cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 90 पे इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, ये कोसाइन से साइन बन जाता है। अगर टेंजेंट होगा तो कोटेंजेंट, सीकेंड होगा तो कोसीकेंड बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन अल्फा, एंड 1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू कोसीकेंड अल्फा। नेक्स्ट भी उसी से रिलेटेड एलाइड एंगल वाला फॉर्मूला है।
इसमें देखें 10 नंबर एमसीक्यू में टेंजेंट अल्फा माइनस पाई बाय 2, इसी में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो टेंजेंट अल्फा माइनस पाई, तो माइनस बाहर निकल आ जाता है, टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट माइनस थीटा माइनस, इसमें इसका माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये बाहर आएगा और ये बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया। अब टेंजेंट 90 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 में मैंने कहा इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, इसका गला ख़राब हो जाता है। टेंजेंट किस में चेंज हो जाता है? कोटेंजेंट। जैसे आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो ये टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज हो गया। माइनस टेंजेंट इज पाई बाय 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट अल्फा। फिर आपको कह रहा हूँ कि इस एक एमसीक्यू से आप 20-30 एमसीक्यूज बना सकते हैं। मैं खड़े खड़े इसके 50 से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज इससे मुख्तलिफ तरीक़ों से बना के दे सकता हूँ। तो आप कोशिश करें कि इस पेज को बड़ी केयरफुली पढ़ें, कोई मसला हो तो फिर मुझसे रब्ता कायम करें। नेक्स्ट हमारे पास देखें द वैल्यू ऑफ, अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पेज, इंतहाई इम्पॉर्टेंट पेज, स्टूडेंट को ख़ास तौर पे मैं ये पेज बताता होता हूँ कि पेज 402 पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये है कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा माइनस साइन इन्वर्स थीटा, टेंजेंट इन्वर्स माइनस थीटा माइनस टेंजेंट इन्वर्स थीटा, लेकिन कॉस इन्वर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के बराबर होता है। किसके इक्वल? ये माइनस बाहर भी निकल आता है और इधर पाई भी लग जाता है। तो आप इधर देखें कॉस इन्वर्स माइनस है ना, क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करें, इसका माइनस बाहर आ जाएगा और शुरू में क्या लग जाएगा? पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2, पाई माइनस कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2। लेकिन कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2 जुबानी भी आप बता सकते हैं टेबल की मदद से या 5 फिंगर मेथड से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी। कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2 पाई/6 के इक्वल होता है। तो इधर पाई माइनस पाई/6 प्लस पाई/6, पाई/6 माइनस पाई/6 के साथ कैंसिल। मैंने इसीलिए कहा था कि कैलकुलेटर और कॉपी पेन वगैरह आपके पास होना चाहिए, साथ साथ आप लिख के इसको स्टॉप करते करते आप ये एमसीक्यूज करें, क्योंकि हम अगर बड़ी स्लोली करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर आप ही घबराएंगे कि क्या हो रहा है। तो पाई माइनस पाई/6 प्लस पाई/6, पाई/6 और माइनस पाई/6 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस पाई आएगा और कॉस पाई आजकल क्या होता है मार्केट में? -1। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 की वैल्यू -1। नेक्स्ट वन देखिए, डबल एंगल फॉर्मूलाज आपको साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा के आने चाहिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin x cos x is, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin x cos x is। इससे पहले आपको बता दूं कि सिर्फ साइन अगर हो या सिर्फ कॉस हो, एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो चाहे एंगल कुछ भी पुट करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin x का सेक्स क्या आएगा? तो इसमें तो 2 साइन कॉस आ गए हैं, तो इसके लिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मूले में। डबल एंगल 4 sin x cos x को आप लिख सकते हो, कर्सर मेरा ये नज़र आ रहा है ना आपको? तो 4 sin x cos x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 sin x cos x। लेकिन 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है? sin 2 थीटा, तो 2 sin 2x। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा? 2। 4 sin x cos x की वैल्यू हमारे पास, यही क्वेश्चन एमसीक्यू में चेंज करके 10 sin x cos x ले सकता है, 7/2 sin x cos x दे सकता है। तो एक डायमेंशन पे नहीं, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एक से ज़्यादा डायमेंशंस पे गौर किया करें कि अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा, ऐसा आ गया तो क्या होगा, और अपने टीचर को खूब तंग किया करें। नेक्स्ट हमारे पास इफ साइन x प्लस 10 इज इक्वल टू 13, इफ साइन x प्लस 10 इज इक्वल टू 13 एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो 10 को अगर उधर ले जाए
तो 13 माइनस 10 3 आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से आप घर में वेले बैठे हुए हैं, कुछ काम काज नहीं है सिवाय ये क्लासेस वगैरह अटेंड करने की। तो अगर आप घर में बिल्कुल वेले हैं, आप x की कोई भी वैल्यू कैलकुलेटर उठाएं और x की वैल्यूज़ मुख्तलिफ पुट कर, चाहे आपका जो दिल चाहे पुट करें, x 30 पुट करें, 40, 50, 100, 1000, 2000, 5000, जो भी एंगल वैल्यू साइन की पुट करेंगे, साइन के x की बजाय या इस एंगल की बजाय जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा आप ये हैरान रह जाओगे, हो सकता है बेहोश भी हो जाओ, कि जो आंसर आ रहा है वो लेस देन 1 आएगा। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। आप लोगों ने ग्राफ में भी देखा हुआ है, चैप्टर नंबर 12 के 12.3 से पहले ग्राफ में आपने देखा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू -1, इन दोनों के दरमियान मिलाए। तो दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें पुट करें तो आंसर 3 आ जाए। तो साइन एक्स जब भी 1 से ग्रेटर हो तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर एग्जिस्ट, दुनिया में कोई ऐसा x है ही नहीं जो हम इसमें पुट करें तो आंसर 3 दे दे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। तो आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट वन देखें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैट्रिक किस किस ने किया हुआ है, ज़ाहिर है सब ने किया हुआ है। तो मैट्रिक जब आप करके आए हो तो आप लोगों ने, चलिए मैं आपको एक ज़ुबानी चीज़, cos 60 किसके इक्वल होता है, 1/2, sin 30 किसके इक्वल होता है, 1/2। तो इसका मतलब हो गया cos 60 इज इक्वल टू sin 30। तो साइन का को फंक्शन कोसाइन कहलाता है, टेंजेंट का को फंक्शन को टेंजेंट कहलाता है, सीकेंट का को फंक्शन को सीकेंट कहलाता है। तो ये याद रखें, ये बड़े मज़े की चीज़ है कि अगर साइन बी cos A के बराबर है तो इन दोनों का सम लाजमन किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इन दोनों का एंगल हमारे पास साइन A इज इक्वल cos A इज इक्वल टू साइन B। तो ये एंगल एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो एंगल एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, ये सोचें, कॉम्प्लीमेंट। एक होता है सप्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल, जिन एंगल्स का सम 180 हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो चूंकि a प्लस बी 90 डिग्री है तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये याद रखें कि अगर cos A इज इक्वल टू साइन B ये दिया हो, या टेंजेंट A इज इक्वल टू कोटेंजेंट B, सीकेंट A इज इक्वल टू कोसीकेंट B दिया हो, तो A प्लस B मस्ट बी 90 डिग्री। क्या होगा, इनका सम 90 डिग्री। तो अपने MCQ की तरफ आते हैं। तो cos फर्स्ट एंगल, cos का एंगल और साइन का एंगल, cos ऑफ 5x माइनस 20 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे इस फार्मूले के तहत a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x माइनस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोबारा सुन लें, 5x माइनस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू, साथ साथ आप पेन चलाते जाएं पेज पे, 5x इज इक्वल टू 90 माइनस 10 80 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 80, दोनों साइड पे 5 से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 80/5 इज इक्वल टू 16 डिग्री। तो आंसर हमारे पास है। तो ये अब एक MCQ नहीं है, इससे कई किस्म के MCQs बनते हैं। मैं तो आपको 3 बताया ना, साइन का को फंक्शन कॉस, टेंजेंट का को टेंजेंट, सीकेंट का को सीकेंट। इसके अलावा इससे बड़े मज़े से MCQs बनते हैं। MCQs में इंटरेस्ट लें, MCQs को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें, आपका मुस्तकबिल इसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब देखें, एक है हमारे पास डोमेन, एक होती है रेंज, एक डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन, डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन। अब व्हाट इज प्रिंसिपल साइन फंक्शन? तो अच्छा, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, हमने
इस चैप्टर 12 में एक टर्म इस्तेमाल की है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो ये एमसीक्यू मैं ज़रा इसकी मदद से समझा रहा हूँ। अगर आपको ये पता हो साइन एक्स का ग्राफ आपने चैप्टर नंबर 12.3 में किया है, तो साइनोसाइडल वेव है, फिजिक्स में भी आप कर चुके हो, ये साइनोसाइडल वेव है, इस तरीके से ये मूव करती है। अब इज इट अ 1-1 फंक्शन और नॉट? याद रखें इनवर्स फंक्शन उसी वक्त होता है जब वो, किसी फंक्शन का इनवर्स उसी वक्त होता है जो वो बाइजेक्टिव यानी 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 1-1 है या नहीं? तो आप एक लेजर लाइट लें, ये देखें ये एरो जो है, एरो जिस तरीके से मूव कर रहा हूँ, अगर मैं एक लाइन इस तरह लगाता हूँ तो ये कौन सी लाइन है? इसको हॉरिजेंटल लाइन। अगर मैं इस तरह लगाऊंगा, अप एंड डाउन मूव करूंगा, तो इसको वर्टिकल लाइन करें। तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट इस पर इस्तेमाल करें। इसको मैं करेक्टर टेस्ट भी कहता होता हूँ। आप एक शख्स आपके सामने आया है कि भाई फर्ज करें कोई रिश्ता लेके आया है कि भाई फलां लड़की का रिश्ता आपसे चाहता है, तो आप उसका करेक्टर जज करना चाहते हो कि वो शरीफ है या नहीं है, कमीना शख्स है या शरीफ है। तो आपने क्या किया, उस पर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट लगाया। अब ये हॉरिजेंटल लाइन इसे इस ग्राफ में कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1, 2, 3 एंड 4। मतलब उसका 4 लड़कियों के साथ अफेयर है। तो इसका मतलब है शरीफ ना हुआ, 1-1 ना हुआ, एक के साथ एक होना चाहिए, एक के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, जबकि 4 के साथ उसका रिलेशन है। तो 1-1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ग्राफ का हिस्सा और ये जो शॉर्ट पतला सा लिखा हुआ है इसको हम गायब कर देते हैं, ये डार्क वाला हिस्सा सिर्फ रहने देते हैं, इसका टर्न हम खत्म कर देते हैं। तो ग्राफ का ये वाला पार्ट ये है साइन एक्स का हिस्सा, लेकिन साइन एक्स का सिर्फ ये हिस्सा है। हम ले लेते हैं जो -π/2 से लेके π/2, तो इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो इस पेज पे आपको इसके साथ कितने 6 और 6 12, तो 11 और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एक एमसीक्यू के साथ आपको 11 और एमसीक्यूज। अब ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, बड़े मजे का क्वेश्चन है। अभी जो चीज आपको बताई थी उसी के साथ रिलेटेड है। टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री अप टू टेंजेंट 89 डिग्री इज इक्वल टू डैश। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये मजे का एमसीक्यू क्यों होता है? चैलेंजिंग एमसीक्यूज हमेशा मजे के होते हैं, होती बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी मैंने आपको एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कॉम्प्लीमेंट। बताएं 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 10 का कॉम्प्लीमेंट 80, 70 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 20। तो बताएं 89 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 89 का कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ इसमें क्या चीज ऐड करूं कि ये 90 बना दे? तो 89 का कॉम्प्लीमेंट 1 है। तो टेंजेंट 89 डिग्री इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोटेंजेंट ऑफ, अगर इधर साइन होता तो इधर कॉस होता है, इधर सीकेंड होता है इधर कोसेकेंड। तो टेंजेंट 89 कोटेंजेंट 1 डिग्री के, लेकिन कोटेंजेंट 1 डिग्री 1/टेंजेंट 1 डिग्री। तो टेंजेंट 89 डिग्री के बजाय आप 1/टेंजेंट 1 डिग्री लिख सकते हैं। बताएं 89 से पिछला नंबर कौन सा होगा? एक और पिछला नंबर कर लेते हैं। 89 से पिछला नंबर है 88 डिग्री। तो टेंजेंट 88 डिग्री किसके इक्वल होगा? टेंजेंट 88 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 2 डिग्री। तो 88 का कॉम्प्लीमेंट 2 डिग्री है। तो टेंजेंट 88 डिग्री इज इक्वल टू कोटेंजेंट 2 डिग्री, और कोटेंजेंट 2 किसके इक्वल होता है? 1/टेंजेंट 2 डिग्री। तो इधर 1/टेंजेंट 1 डिग्री, इधर 1/टेंजेंट 2 डिग्री, इससे पिछला 1/टेंजेंट 3, इससे पिछला 1/टेंजेंट 4 डिग्री, अप टू पीछे जाते जाएंगे। तो ये वाला इसके साथ कैंसिल, टेंजेंट 2 उससे अगले वाले के साथ, टेंजेंट 3 उससे अगले पिछले के साथ। तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिवाय टेंजेंट 1 से टेंजेंट 44 तक जितने भी हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ टेंजेंट 45 का पेयर आपको नहीं मिलेगा। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऑल टर्म्स एक्सेप्ट टेंजेंट 45 डिग्री आर कैंसल्ड। तो आंसर किसके इक्वल है? 1। ये करके ज़रूर देखें। इस किस्म के और बड़े मज़े के एमसीक्यूज मेरे पास हैं।
तो आप ये करोगे तो उस तक आपको ले जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन कॉस थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो साइन थीटा प्लस 2 पाई किसे कहते हैं? 1 रेवोल्यूशन। 2 पाई मीन्स 1 रेवोल्यूशन। किसी भी एंगल में अगर फर्ज करें आपको अब्बू पफा पार्क ले जाते हैं और आपको फर्ज करें उस एक झूले पे बिठा देते हैं जिस पे मुख्तलिफ एंगल्स लिखे हुए हैं, आपको 30 डिग्री की पोजीशन पे बिठा देते हैं गोल घूमने वाले झूले पे और कहते हैं कि बेटा तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं आता हूं। तो कोई शख्स आता है और आपको एक चक्कर दे देता है। कितना चक्कर? एक चक्कर दे देता है। तो बताएं आप किस पोजीशन पे होंगे? पहले आप किस पोजीशन पे थे? 30 पे। एक रेवोल्यूशन के बाद दोबारा, कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद दोबारा कहाँ पे होंगे? उसी जगह पे। एक रेवोल्यूशन हो, 2 रेवोल्यूशन हो, 10 रेवोल्यूशन, चाहे जितने भी रेवोल्यूशन वो आपको दे, आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाते हैं। तो रेवोल्यूशन ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेंजेंट थीटा प्लस 2k पाई एक्चुअली कॉस थीटा प्लस 2k पाई, या इधर साइन हो, कॉस हो, टेंजेंट हो, जो भी हो वो उसी के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा आपको गिवन है, कॉस थीटा आपने फाइंड करना है। तो कॉस थीटा फाइंड करना आप फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर के फार्मूले से। लेकिन मेरी अप्रोच ज़रा डिफरेंट है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ट्रायंगल का यूज़ किया करो। जब भी एमसीक्यूज में हो तो फार्मूला ज़रा लेंथी पड़ता है, ट्रायंगल ज़रा आसान पड़ती है। तो ट्रायंगल में ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 3/5। 3/5 हमारे पास परपेंडिकुलर, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व करें 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू इनसे निकाल लें, वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो ये बेस की वैल्यू जब आपको मिल गई तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा साइन थीटा सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। हाँ, करली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन हेयर मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके इक्वल है? 5। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? बेस 4 के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज 5। तो 4/5 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो कोशिश ये करें कि ट्रायंगल वाला मेथड इसमें अपने आप को मास्टर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास है 13 नंबर। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1 स्क्वायर रूट 2। वहां पे था 3, 4, 5, वो पाइथागोरियन नंबर्स थे, मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट, ये पाइथागोरियन नंबर्स हैं। 1, 1 और स्क्वायर रूट 2। दो छोटों का स्क्वायर अगर एक बड़े के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ गया, और स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी 2 आता है। तो इस नंबर्स को देखते ही हमें ये पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब उसमें हमें ये पता है कि दो साइड्स इक्वल हैं, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल हों तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो पता चल गया कि 90 डिग्री, और तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180। तो कितने एंगल रह गए? दो एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 90। तो दोनों एंगल चूंकि इक्वल हैं तो दो एंगल का सम 90 है, तो एक एंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 45। If two sides of a triangle are equal, then the angles opposite to them are also equal. Since the sides of a triangle are in this ratio, therefore it is a right angle triangle. तो ये आपके पास required answer आ गया है। अब डोमेन, अब देखें आपकी बुक में कुछ जगहों पे पेज वो दिए हुए हैं, टेबल्स दिए हुए हैं, उन टेबल्स से फायदा उठाएं। तो टेबल्स में अगर आप देखें डोमेन ऑफ टेंजेंट x/2, आपको साइन का डोमेन, कॉस, टेंजेंट को टेंजेंट, इस पेज पे सारे डोमेन और रेंज दिए हुए हैं, यानी 12 एमसीक्यूज इस पेज पे पड़े हुए हैं। मैं एमसीक्यूज जब भी बनाता हूँ तो मेरे लिए
ये होता है कि सिर्फ स्टूडेंट वो एक एमसीक्यू ना करे बल्कि एक की मदद से कई एमसीक्यूज वो सॉल्व कर सके। तो इस पेज को अगर आप केयरफुली देख लोगे तो उसकी मदद से आप बहुत सारे एमसीक्यूज कर सकते हो। तो टेंजेंट का एमसीक्यू क्या होता है? डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी 2n+1 या 2n-1 दोनों हो सकते हैं। तो 2n+1 इंटू पाई बाय 2, तो यहाँ पे 2n-1 इंटू पाई बाय 2 दिया हुआ है और 2n-1 इंटू पाई, लेकिन यहाँ पे ये टेंजेंट x हो तो x की वैल्यू ये होगी, लेकिन अगर x बाय 2 हो, यहाँ पे क्या है x बाय 2 है, तो x बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2। फिर बात गौर से सुने आराम से, x बाय 2 इधर एंगल कौन सा है? x बाय 2। x बाय 2 इस एक्सेप्ट का मतलब है कि ये शामिल नहीं है। x बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2 या 2n-1 इंटू, ये इधर -1 लिखना चाहिए था, बहरहाल +1 भी गलत नहीं है लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, तो इधर -1 2n-1 इंटू पाई बाय 2, तो 2 के साथ कैंसिल, तो 2n-1 इंटू पाई आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 20 नंबर एमसीक्यू है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको स्क्वायर करूं। क्या करूं? स्क्वायर, देखता हूं कि क्या होता है उसके साथ। तो अगर इसको स्क्वायर दोनों साइड पे करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू 1, और राइट साइड पे भी 1 है, तो 1 के साथ कैंसिल, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये थे हमारे 20 एमसीक्यूज। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास 1000 साइकिलें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल लाइन में खड़ी हुई हैं बड़े आराम से, आप पहली साइकिल को धक्का देते हो तो अगर वो गिरती है तो हम कहते हैं ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर फर्ज करें वो 10वीं साइकिल को गिराती है, अगर वो 10वीं साइकिल n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी n इज इक्वल टू वो 10वीं साइकिल को गिराती है, तो हम कहते हैं ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 10 या ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और फिर अगर k+1 के लिए होता है, वो अगर उससे भी अगली साइकिल को गिराती है तो इसका मतलब है सारी की सारी साइकिलें गिरेंगी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप, इसकी बिताशा एग्जाम्पल दी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 जब भी लिया करें, याद रखें ये सीरीज वाले क्वेश्चन में, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की एक टर्म, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो इसका मतलब है पहली 2 टर्म्स का सम, 3 हो तो 3 टर्म्स का सम। तो n इज इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में से सिर्फ एक टर्म लेनी है, कौन सी? जो पहली होगी, पहली कोई भी टर्म हो वो ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड में आपने n की बजाय 1 पुट करना है, 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, तो ये आंसर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि ट्रू, लेट इट बी ट्रू, द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हम जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे k पुट कर देते हैं। तो ये फर्ज करें ये रिजल्ट उस k के लिए ट्रू है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब 2 पावर k माइनस 1 से अगली टर्म फाइंड करनी है, तो आप इस k की वजह k+1 लगा दें। जो भी k हो लेफ्ट साइड के लास्ट टर्म में, उसमें k की वजह k+1 लगाएं, और ये वाली सिर्फ टर्म लेनी है, उसमें k की वजह k+1 लगाएं, और वो जो आंसर आए वो दोनों साइड पे ऐड कर दें। तो 2 पावर k+1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर, ये नेक्स्ट टर्म है, ये दोनों साइड पे ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमारे पास इधर भी ऐड की है, इधर भी। अब आपने
सिर्फ राइट साइड को कैलकुलेट करने हैं, लेफ्ट साइड को इसी तरीके से छोड़ दें। तो 2 रेज़ टू पावर k प्लस 2 रेज़ टू पावर k, अगर 2 पावर k को मैं एप्पल कह देता हूँ, 2 रेज़ टू पावर k को मैं एप्पल कह देता हूँ, तो एप्पल प्लस एप्पल, एप्पल प्लस एप्पल कितने हो गए? 2 एप्पल्स। एप्पल प्लस एप्पल इज इक्वल टू 2 एप्पल्स। तो ये 2 टाइम्स हो गए हैं ना, तो 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, लेकिन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, लेकिन k प्लस 1 किसके इक्वल है? k प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने इधर जो लिया था k प्लस 1 इज इक्वल टू n के इक्वल, n की वजह k प्लस 1 लगाया था तो इसकी वजह n लगा दे माइनस 1। तो ये जब आप लगाओगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये इसकी राइट साइड बन जाती है। तो इसका मतलब है ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, hence by mathematical induction it is true for all positive integers. नेक्स्ट है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, अगर इवन हो तो एक मिडिल टर्म, ऑड पावर हो तो 2 मिडिल टर्म्स। चूंकि n इवन है, 10 है, तो इसकी मिडिल टर्म का नंबर क्या होगा? n प्लस 2 बाय 2। तो 10 प्लस 2 बाय 2 इज इक्वल टू 6 टर्म। तो 6 टर्म इज मिडिल टर्म। तो 6 टर्म हमने फाइंड करनी है। याद रखें, जो टर्म फाइंड करनी हो r की वैल्यू हमेशा उससे एक कम होती है। जो टर्म फाइंड करनी हो r की वैल्यू उससे हमेशा एक कम होती है। तो जनरल टर्म का फार्मूला tr प्लस 1, पहले चूंकि लिखवा चुका हूँ, इधर मैंने नहीं लिखा, tr प्लस 1 n चूज r या n कम्बिनेशन r a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r। तो उस फार्मूले में इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं। a से मुराद a बाय x है, b से मुराद x बाय 8 है। तो इसमें 10 n के से मुराद 10 है, 10 a बाय x रेज़ टू पावर 10 माइनस r और x बाय a रेज़ टू पावर r की वैल्यू चूंकि 6 टर्म है तो r की वैल्यू 5 होगी। r की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दें और इसको एक्सपेंड करें। r की वैल्यू आपने इसमें 5 पुट की तो a पावर 5 से x पावर 5, x पावर 5 से कैंसर, 10 कम्बिनेशन 5, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लें फैक्टोरियल की मदद से, कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो 252 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, शो दैट सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स। इस एमसीक्यू को अगर आप देखें तो मज़े से आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नहीं है सॉरी, क्वेश्चन है। शो दैट द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n इज 2 रेज़ टू पावर n where n belongs to natural number, and hence show that sum of coefficient in the expansion of 1 plus x power 7 is 128। तो आपको पता है कि इसमें 1 प्लस एक्स पावर n की बात कर रहे हैं। जब भी फर्स्ट टर्म 1 हो तो a हमारे पास 1, b हमारे पास x। तो जब भी a 1 हो तो a को फार्मूले में लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 इंटू एनीथिंग वही वैल्यू आ जाती है। तो जब भी a 1 हो तो 1 ना लिखा करें, सिर्फ b लिखें खाली। तो 1 प्लस एक्स पावर n, n से 0, a पावर n माइनस 0, b पावर 0। तो a चूँकि 1 है तो 1 नहीं लिखा, इधर b की पावर 1 है यानी x की पावर 1, फिर अगले में x की पावर 2, x की पावर 3। तो 1 प्लस एक्स पावर n को बाइनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद x की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? अच्छा, सवाल ही पैदा होता है 1 क्यों पुट किया। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं सर 1 क्यों पुट किया, कोई और नंबर क्यों नहीं पुट किया। तो हमें आंसर क्या लाना है? आंसर लाना है 2 रेज़ टू पावर n। आंसर क्या लाना है? 2 रेज़ टू पावर n। तो 2 रेज़ टू पावर n लाने के लिए 1 प्लस x है, x की बजाय क्या पुट करूं कि ये 2 बन जाए? सोचें। हाँ, x की बजाय अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 रेज़ टू पावर n हमने चूँकि बनाना है तो 1 प्लस 1 रेज़ टू पावर n। अब इसको फर्दर हम इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट की तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया? 2 रेज़ टू पावर n। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? कोएफिशिएंट। x किधर चला गया? x गायब हो जाता है। x की बजाय 1 पुट करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 इंटू दिस, यही चीज़ आ जाती है। तो ये कोएफिशिएंट का सम किसके इक्वल हो गया? 2 रेज़ टू पावर n। तो
तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी। और इसी के साथ एक छोटा सा मिनी सा रिजल्ट और प्रूफ करना था कि n की वैल्यू अगर 7 पुट कर दें तो फिर क्या होगा। देखें उसी वाले रिजल्ट में अगर n की वैल्यू हम 7 पुट कर देते हैं, इस जगह पे 7 पुट कर देते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 7 किसके इक्वल होता है 128। बिल्कुल 2 की मुख्तलिफ पावर्स आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 9 तक। नेक्स्ट है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहते हैं इसकी पहली 4 टर्म्स फाइंड करें। तो 4 टर्म्स फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब भी ये पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या नेगेटिव हो तो आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि इस टर्म को आपने फर्स्ट टर्म को 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करते हो, 9 इसमें से कॉमन ले लेते हो। कॉमन का अक्सर मकसद क्या होता है, कॉमन का मैंने आपको रीज़न बताई थी कि कॉमन के कहते किसे हैं, जब भी आप कोई चीज़ बाहर कॉमन लेते हो उसी से एक्चुअली अंदर डिवाइड करते हो। तो 9 जब आप कॉमन लेते हो तो आप मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हो। 9 बाहर मल्टीप्लाई करते हो, अंदर डिवाइड, इससे भी 9 से डिवाइड, इससे भी 9 से। तो 9 बाई 9 1 आ जाएगा, 1 प्लस 4 बाई 9x होल पावर 1/2। तो 9 की बजाय आप 9 को आप ये पावर 1/2 इस पे भी लगा दी, इस पे और होल पे भी लगा दी। तो 9 को आप लिख सकते हो 9 पावर 1/2 स्क्वायर रूट 9 मीन्स 3 हो गया। तो 1 प्लस x पावर n है। तो x की बजाय क्या चीज़ है, x की बजाय हमारे पास 4 बाई 9x है, n की बजाय क्या चीज़ है 1/2। आपने सिंपली ये जहमत करनी है कि ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। x की बजाय 4 बाई 9x, n की बजाय 1/2 इसमें पुट करेंगे और ये कैलकुलेशन सिंपल है। उसके बाद तो आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, इधर माइनस 1/2, इधर माइनस 3/2 आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जो मैंने की हुई है, इधर से भी आप देख सकते हैं, ज़ुबानी खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमने 4 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड किया। नेक्स्ट वो आपसे कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। तो आपको एक रिजल्ट मैं बताता चलूँ कि डोमेन एंड रेंज f इनवर्स की बजाय अगर डोमेन सिर्फ f की फाइंड कर लें और रेंज भी f की फाइंड कर लें तो हमारा f इनवर्स का काम हो जाएगा। याद रखें इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है कि डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f होता है और रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f। तो आप अगर सिर्फ f के साथ खेलो तो f इनवर्स की वैल्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम f का डोमेन फाइंड करते हैं। तो इसमें पता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म हो तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 4। x 4 पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, सिर्फ x 4 नहीं होना चाहिए। तो 4 को अगर निकाल दें तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 4। अब आपने करना क्या है, रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए आप इसे y के इक्वल ले लें। हमने y की वैल्यूज फाइंड y का बिहेवियर देखना है, x की वैल्यू निकाल के y के बिहेवियर देखना है कि क्या है। तो f ऑफ x को आपने y के इक्वल ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू x माइनस 1। आपको बता दूं कि आपने x फाइंड करना है। तो x y माइनस 4y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x को इस साइड पे लेके एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 1, x कॉमन, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4y माइनस 1 ओवर y माइनस 1। तो y की जो वैल्यू अगर आप इस फॉर्म में लिख लेते हो तो इसका अगर आप जो डोमेन फाइंड करोगे तो वो एक्चुअली रेंज हो जाएगी। y की वैल्यू जो आप फाइंड, ये एक्चुअली f इनवर्स ही है। तो वी सी दैट x इज नॉट डिफाइंड, x किसकी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, y की वैल्यू 1 के लिए। फॉर y इज इक्वल, सो y इज 1 इज नॉट इन द रेंज ऑफ f। डोमेन में हमेशा x वैल्यूज आती हैं, रेंज में हमारे पास y वाली वैल्यूज आती हैं, तो रेंज में 1 नहीं आ रहा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन वी हैव डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f।
लेकिन रेंज ऑफ f क्या आ चुकी है, ऊपर देख लें, r-1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और रेंज ऑफ f इनवर्स डोमेन ऑफ f है, लेकिन डोमेन ऑफ f ऊपर मैं करवा चुका हूँ, ऑल रियल नंबर्स -4। नेक्स्ट है, सिर्फ आपको हिंट दी हुई है, क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये देखें, गिवन दैट f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1, f of 2 is equal to -3, f of -1 is equal to 0, find the values of a and b। मैं आपको सिर्फ मेथड बता देता हूँ। आपने x की वैल्यू, f के दिल में क्या है, x है, तो x की बजाय आपने इसमें 2 पुट करना है। जब इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो f of 2 is equal to 2 cube minus a into 2 square plus b into 2 plus 1, तो x तो गायब हो गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे f of 2 है, लेकिन f of 2 की वैल्यू, बट साहब क्या कहते हैं, f of 2 की वैल्यू किसकी इक्वल है, -3, तो इस जगह पे -3 लगा दें और वहाँ पे a और b की सिर्फ रह जाएगा, या नंबर कुछ रह जाएंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास a b की फॉर्म में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक इक्वेशन बन जाती है 2 वेरिएबल्स की। फिर x की बजाय इसमें एक दफ़ा 2 पुट किया था, एक दफ़ा क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो f of -1 is equal to -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1, लेकिन f of -1 किसके इक्वल है, 0, तो इधर 0 पुट करेंगे, a b की एक और इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशंस बन गई, उन दोनों को 2 इकट्ठा लिखें तो उसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, और उनको आपने सॉल्व करने हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, क्रैमर रूल लगाएं, चाहे जो कुछ करते हैं आपने कई दफ़ा कर चुके हैं, तो उसको आप सॉल्व करें, आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। 7 नंबर हमारे पास है, sin alpha is equal to 12/3, cos beta is equal to 3/5, where alpha and beta are in first quadrant, find in which quadrant does alpha plus beta lie। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का साइन, अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सपोज अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 40 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में भी हो सकता है। फर्स्ट करें, अल्फा की वैल्यू है 80, बीटा की वैल्यू है 40, तो 80 प्लस 40 किसके इक्वल होगा, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। 80 प्लस 40 120 आएगा, और 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि 2 एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो उनका सम या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या सेकेंड क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट में होगा या सेकेंड में। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फर्स्ट और सेकेंड में से किसी एक पे टिक कर दें, 50% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने प्रॉपरली अगर करना है तो अल्फा प्लस बीटा को चेक करना है, तो आपको पता है साइन अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नहीं, तो हम कॉस को चेक करते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूले में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। तो साइन अल्फा तो मेरे पास है, कॉस बीटा नहीं है, कॉस अल्फा नहीं है, तो कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, उससे कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। इससे क्या करें, कॉस बीटा की वैल्यू मौजूद है तो साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इससे साइन बीटा की वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज भी आपके पास आ गई, साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, साइन बीटा कॉस बीटा, वो कॉस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में पुट करें, और पुट करने के बाद आपके पास देखें कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अगर सेकंड नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा वैल्यूज फर्स्ट एंड देन पुट वैल्यूज इन कॉस अल्फा प्लस बीटा फार्मूला। इफ आंसर इज पॉजिटिव तो अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ आंसर इज नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। उम्मीद है समझ गए हो। ये पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इस पेज पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, शो दैट साइन पावर 4, अब ये भी एग्जाम्पल है। पेशावर बोर्ड में 40% जो होता है वो एग्जाम्पल्स में से आता है। 40% आप देख लें पिछले पेपर्स में भी, तो अक्सर स्टूडेंट फिर कहते हैं कि ये तो हमने किया ही नहीं।
हालांकि वो आपके कोर्स के अंदर से ही होता है। साइन पावर 4 इज इक्वल टू, एक साइन पावर 4 मशहूर क्वेश्चन है। साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10.2 का लास्ट क्वेश्चन कॉस पावर 4 है और साइन पावर। पूरे चैप्टर में 2 क्वेश्चन है इसके जिसमें पावर 4 है। तो साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा फाइंड करना है। तो साइन पावर 4 थीटा के लिए हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इसी का स्क्वायर करें और उससे हमारे पास इधर साइन 4 आ जाएगा, इधर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर, उसे एक्सपेंड करें और उसमें एक टर्म आएगी कॉस स्क्वायर 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर 1 थीटा का फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, इधर 1 है तो इधर 2 है, इधर 2 है तो उधर 4 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 9 अल्फा। हमेशा याद रखें बड़े एंगल को हमेशा पहले, छोटे को बाद में लिखें। तो इसे साइन 9 अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस 9 अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो s प्लस s का फॉर्मूला क्या होता है 2sc, साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। एक दफ़ा प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, एक दफ़ा माइनस करके। तो इसी तरह c प्लस c का फॉर्मूला नीचे लगाएंगे तो 2cc मीन्स 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। तो ये फार्मूले इधर इसमें लगाएं तो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉस के साथ कैंसिल होगा, ऊपर साइन रह जाएगा, नीचे कॉस रह जाएगा और चूंकि 9 अल्फा प्लस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 5 अल्फा आ जाएगा। पेज नंबर 7 रेफरेंस लिखा हुआ है, उधर से भी आप देख सकते हैं। अगला इंतहाई आसान क्वेश्चन, अगर आपको ये फार्मूले आते हैं, ये हमारे पास स्क्राइब रेडिया है और ये इंस्क्राइब रेडियस का फार्मूला है। तो इसको आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, आर की बजाय आपने डेल्टा बाय एस, R1 के बजाय डेल्टा बाय एस माइनस ए, R2 के बजाय डेल्टा बाय एस माइनस बी, R3 के बजाय डेल्टा बाय एस माइनस सी पुट करें और ऊपर डेल्टा 4 आ जाएगा, नीचे डेल्टा माइनस 1 एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा। तो डेल्टा 4 का स्क्वायर रूट डेल्टा स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी वैल्यूज आती हैं तो वो डेल्टा के बराबर आ जाती है। डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, सिर्फ डेल्टा रह जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2। तो आपको ये मालूम है कि कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, टेंजेंट थीटा हो, इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइजेस को कवर करते हैं। मज़े की बात यह है कि ये 3 एक्सरसाइजेस कवर करते हैं। अगर आप कोई से 5 क्वेश्चन या 11.5 के शुरू के या 12.5 के या 12.8 के पहले 5 क्वेश्चन कर लें तो फिर ये 3 एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइज के नंबर नोट कर लें 12.5, 12.8, 12.9। एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले ये देखें cos थीटा नेगेटिव है। cos थीटा नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट फाइंड रेफरेंस एंगल, फाइंड रेफरेंस एंगल R इज इक्वल टू कॉस इन। रेफरेंस एंगल में हमेशा याद रखें कि नेगेटिव साइन को नहीं लिया जाता। तो रेफरेंस एंगल कॉस इनवर्स इज स्क्वायर रूट 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। तो सिंस cos थीटा इज नेगेटिव in second and third quadrant, therefore find solutions in second and third quadrant. In second quadrant आपको पता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस आर प्लस 2 के पाई और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस आर प्लस 2 के पाई। आर की वैल्यू मैं इधर फाइंड कर चुका हूँ, आपने इसमें पुट करनी है और आखिर में सोल्यूशन सेट लिख देना है। नेक्स्ट है बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है,
इंतहाई खूबसूरत एक्सरसाइज 12.7 एक्सरसाइज, शो दैट टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो इस किस्म के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जितने भी क्वेश्चन है आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो इन्वर्स वाले को हम किसी एंगल के इक्वल ले लेते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स x हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, थीटा के। तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखें किसकी वैल्यू मौजूद है, साइन थीटा की वैल्यू मौजूद है जबकि कॉस थीटा की वैल्यू मौजूद नहीं। यहाँ पे एक मुझसे मिस्टेक हुई है, वो मैं ज़रा आपको बता दूंगा, आपने ठीक कर देनी है। तो साइन थीटा ये है और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। जिसकी वैल्यू ना हो उसे जेल में डाल दें। तो कॉस को अगर जेल में डालें मतलब स्क्वायर रूट में लिखें तो इसे स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो इधर आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है, ये गलती से कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू ऊपर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आ गया। एक्सप्रेस दिस इन, तो ये सिंपली आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लॉग ई 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, या सॉरी पाई बाय 4 नहीं, पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 के बराबर होता है। ये टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो पाई बाय 4 के बजाय आपने टेंजेंट इनवर्स 1 लिख दिया। उसके बाद ये इस जगह पे टेंजेंट इनवर्स 1 है, टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 11 है। आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ए की बजाय 1 लगा देने हैं, बी की बजाय आपने 1 बाय 11, ए की बजाय 1, बी की बजाय 1 बाय 11, ये आपके पास सिंगल टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास ये है, पहला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू 3/4 3.5। अब इस किस्म के कोई 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है 7.3 एक्सरसाइज में, तो 10 पार्ट्स बनते हैं। मैं जब कोई बात करता हूँ तो बिल्कुल ऑथेंटिक 8 पार्ट्स हैं जबकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन है। तो इसके आने के बड़े चांसेस होते हैं। इफ y इज इक्वल टू दिस, इसको डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन मैं कहता होता हूँ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसमें शुरू में 1 होता है जबकि यहाँ पे 1 नहीं है। तो इसको 1 लाने के लिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 क्यों लाए, ताकि इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया जा सके। हम ये कहते हैं ये सीरीज इसके आइडेंटिकल है आफ्टर एडिंग 1, तो इसके इक्वल है। तो nx उधर 1 प्लस 3/4 होगा, तो यहाँ 1 प्लस nx है तो nx 3/4 के इक्वल आ जाएगा। इससे x की वैल्यू 3/4 n आ जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म के इक्वल 3.5 और 4.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो इनसे आपने n की और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पहले राइट साइड कंपेयर करने हैं, उससे n और x की वैल्यू फाइंड। लास्ट में आके आपने लेफ्ट साइड को लेना है। लेफ्ट साइड में इधर 1 प्लस y होगा और इधर 1 प्लस x पावर n। x आ चुका है, n आ चुका है, ये इसमें पुट करें, उसको स्क्वायर करें, आपका रिक्वायर्ड ये वाला रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। रेफरेंस पेज मैंने लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 9। इससे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये पिछली दफ़ा एक क्वेश्चन आया था, ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने का तरीका ये होता है, लेस का साइन हटा के इक्वल का साइन लगा दें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब उसको राइट साइड को 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दें, तो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो x पे 2 यूनिट जाएंगे, y पे भी 2 यूनिट और एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हमने ये चेक करना है कि आपने शेड टूवर्ड्स द ऑरिजिन करना है या अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो आपने उसमें x की बजाय 0, y की बजाय 0 इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है। इसे टेस्ट पॉइंट कहते हैं। तो पुट करने से 0 इज लेस देन 2 ट्रू रिजल्ट आता है, तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन होगा। और अगर ग्रेटर देन
फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, चूंकि इस केस में ट्रू आ रहा है तो सोल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स द ऑरिजिन। आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है ये, और उसके बाद जो रीजन होगा वो इस साइड पर होगा टुवर्ड्स द ऑरिजिन, जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास शो दैट साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, उसमें अल्फा की बजाय 270, बीटा की बजाय थीटा लगा दिया। वैल्यूज पुट करें तो cos 270 इज इक्वल टू 0, साइन 270 इज इक्वल टू -1, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट बी पार्ट में बड़े मजे का क्वेश्चन है, इसे हम फैक्टर मेथड कहते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसको ड्रा कर सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक फैक्टर मेथड हम इसमें यूज करते हैं, तो फैक्टर मेथड हमारे पास ये है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच कट्स x एक्सिस एट द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट पे जब कट करे तो उसकी फॉर्म ये होती है, इसे फैक्टर फॉर्म कहते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। इस केस में अगर आप देखें x² का कोएफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू हमारे पास इधर देखें 3 आ रही है, q की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। ये वैल्यू खाली आप पुट करेंगे, आपका आंसर सामने पड़ा होगा। नेक्स्ट है साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा वगैरह का फार्मूला आपको आना चाहिए। साइन 3 अल्फा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा है, तो साइन 3 अल्फा आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा के फार्मूले से एक्सपेंड किया, साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगा दिया, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, मुश्किल चीज़ होती तो मैं रुकता। तो प्रूव दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब आपको पता है कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, उनमें से हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 कॉस स्क्वायर रह जाएगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो लगाया तो कॉस के साथ कैंसिल, तो कॉस बाय साइन रह जाएगा, कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। सारे फार्मूलों की मार है, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, सिंपली पुट करें आपके सामने रिजल्ट पड़ेगा, आप हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर, कॉस 75 प्लस कॉस 15 साइन से, तो इधर भी फार्मूला लिखा हुआ है c प्लस सी 2cc लगे हैं। 2cc का मतलब क्या है, 2 कॉस a 75 प्लस 15/2 कॉस 75 माइनस 15/2। इसी तरीके से 2cs इधर नीचे भी करें एंगल के साथ वही सलूक, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ही आसान है, बच्चे हमारे मोहल्ले के तो बच्चे कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 108 डिग्री एंड बेस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट इट्स एल्टीट्यूड। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड्स हम सपोज करते हैं इक्वल हैं, ए बी और ए डी इक्वल हैं, और इसका वर्टिकल एंगल कितना है 108 डिग्री, तो ये 108 डिग्री है, और बेस इसकी 20 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 10। तो आपको पता है कि एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 10/h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट के बराबर होता है, तो टेंजेंट 54 डिग्री। तो इससे आप h की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको उधर ले जाएं और फिर टेंजेंट 54 डिग्री को नीचे लें, तो ये इसका एल्टीट्यूड इसकी हाइट हमें मिल जाएगी। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। असल चीज़ समझ आने से ज़्यादा ये चीज़ है कि आपको वो पेज मिल जाएं, वो चीज़ें मिल गई जिनके को एक्सप्लोर करें तो आप मज़ीद कई आज तकरीबन 20 MCQ से आप 200 MCQs बनाने कम से कम बना लें, तो मेरी ये मेहनत जो होगी ज़ाया नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी।